कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट रेडियो live.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राकेश ओझा। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी, जो लखनऊ के बहुत ही ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं और उनकी जो विशिष्टता है वो वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं, उनकी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर के उनके इंडोर आउटडोर सभी प्रकार की सेवाओं में उनकी महारत है। और लखनऊ शहर में सबसे अधिक जिनकी डिमांड रहती है, जितनी वरिष्ठ नागरिकों के बीच में जिनको बार बार लोग संपर्क करते हैं, ऐसे हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का जो कार्य एक विशिष्ट रूप में आपने अपने आस्था क्लिनिक में प्रारंभ किया है, ये इसकी प्रेरणा, इसका जो इनिशिएटिव है, ये आपके मन में कब आया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया मुझसे। मुझे हमेशा ये बात दिमाग में लगती थी कि जो आज वृद्धजन हैं उनकी हमारे समाज में जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर और वीक है और उसमें काफ़ी बदलाव आने चाहिए। ऐसा मुझे इसलिए लगता था क्योंकि जो आज यंग एज ग्रुप के लोग हैं, कल वो मिडिल एज में आएंगे और मिडिल एज के बाद फिर ओल्ड एज के हो जाएंगे। तो ओल्ड एज होने के बाद प्रायः जैसे हमारे देश में है कि भाई रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट एज 60 साल होती है। तो 60 साल के बाद आदमी रिटायर होते ही काम करना रह जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पर प्रायः ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप रिटायर होते हैं तो आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों स्थितियों में बदलाव आने लगता है। बिल्कुल। समाज को और लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ये लगने लगता है कि भाई अब तो रिटायर हो गए, अब ये किस काम के। बिल्कुल ठीक बात। तो उससे आदमी के मन में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आता है और उस निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिलीरियम में चले जाते हैं और घर से निकलते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं करते हैं, फिर वो लोनलीनेस का कैस्केड शुरू हो जाता है। तो यहाँ से बुजुर्गावस्था की जो समस्याएं हैं वो शुरू होती हैं। बहुत ठीक आपने बात कही। और दूसरी बात ये भी है कि चूँकि आजकल चिकित्सा जगत में इतनी तरक्की हो गई है कि लॉन्गेविटी बढ़ गई हम लोगों की सबकी, तो ऐसी अवस्था में केवल रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति का जीवन एकदम से निष्क्रिय अवस्था में आ जाए, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आपका जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का विषय है, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली, इन तीनों विषयों को आप किस तरह से कवर करते हैं? देखिए, एजिंग क्या है? एजिंग का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेनोसिस। होम्योस्टेनोसिस का मतलब है कि हम सब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद एक स्टेज में मैच्योरिटी अटेन करते हैं, उसको पीक कहा जाता है। एक एवरेज मान के चलें तो 25 साल की आयु में हमने पूरी मैच्योरिटी गेन कर ली और वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो 25 साल की आयु के बाद हम दिन प्रतिदिन बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं। किसी का 30 साल पे बाल सफ़ेद हो जाता है, 2 दांत गिर जाते हैं, किसी की स्किन में कुछ हो जाता है, किसी को अर्ली कैटरैक्ट हो जाता है, किसी को ऑस्टियोपीनिया हो जाता है और ये कैस्केड चलता चला जाता है। ये हमारी जीवन शैली पे निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बोन मास डेंसिटी कैसी है, हमारी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, हमारी डाइट कैसी है, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हम तंबाकू, सिगरेट, शराब, किसी चीज़ का सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं, हम अच्छी नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इन सब चीज़ों के हिसाब से जैसा हम अपने शरीर को यूज़ या मिसयूज़ करते हैं 25 साल की उम्र से 55-60 साल तक, उन 30-35 सालों के हिसाब से हमारी वृद्धावस्था का समय तय होता है कि जो यंग ओल्ड वाला एज ग्रुप है 60 to 75,
ओल्ड वाला एज ग्रुप जो है 75 to 85, और वेरी ओल्ड वाला जो एज ग्रुप है 85 एंड अबव, वो कैसा होने वाला है। जी। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो आज भी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 67 ईयर्स +- 2 ईयर्स है। आपने बहुत अच्छा कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। अब वृद्धावस्था में बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं, टीके, जिनको लगने से, जैसे सांस के रोगियों में निमोनिया की वैक्सीन आ गई है, फ्लू की वैक्सीन आ गई है, कॉन्जुगेट निमोकॉकल वैक्सीनेशन आ गया है। इससे जो लंग्स के बार बार एग्जर्बेशंस होते थे, लोगों को आईसीयू में भर्ती होना होता था, वो सब चीज़ें बच जाती हैं। तो इससे ना ही सिर्फ लाइफ की लेंथ बढ़ती है पर लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे वृद्ध लोग काफ़ी सारे समय तक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो हेल्दी एजिंग क्या है या ग्रेसफुल एजिंग क्या है? हेल्दी या ग्रेसफुल एजिंग का खाली यही मतलब नहीं है कि नंबर्स बढ़ते चले जाएं कि भाई आई एम 88 एंड स्टिल सर्वाइविंग। उसका मतलब है कि भाई आई एम 88 and I have good quality of life. I am ambulatory. I am not dependent on anybody for my activities of daily living. I can go to the toilet on my own. I can do my bank work. I can make a phone call. I can socialize, and I am happy, and I can manage my own funds. So that is the definition of healthy aging. So healthy aging में social health, mental health, medical aspect, emotional aspect, चारों पांचों एस्पेक्ट हम लोगों को देखना होता है। तो हेल्थ की जो परिभाषा आजकल है, इट इज नॉट जस्ट वेलबींग ऑफ हेल्थ, इट इज सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो पांचों चीजों को मिला करके अगर हम वृद्धजन को देखेंगे, जिसको होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जीरियाट्रिक केयर कहते हैं, जीरियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं, तभी उनको हम लंबे समय तक सही सलाह दे पाएंगे और वो अच्छा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। डॉक्टर अभिषेक, आपने बहुत अच्छी बात कही हेल्दी एजिंग की। तो हेल्दी एजिंग को दृष्टि में रखते हुए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो वरिष्ठ नागरिक हमारे हैं, कि वो अपनी जीवन शैली में किन बातों का ध्यान रखें, क्या डूज डोंट्स हों, जिससे वो उनकी एजिंग का जो प्रोसेस है ये हेल्दी बने? देखिए, एजिंग में समस्या एक आती है, एक शब्द आजकल आ गया, फ्रेलिटी सिंड्रोम। अच्छा। जैसे हम कहते हैं वृद्ध व्यक्ति खड़े हैं, वो बड़े फ्रेल हैं। फ्रेल का मतलब है कि अगर हम उनसे कहें जल्दी आइए तो जल्दी नहीं आ पाएंगे। अगर हम उनसे कहें कि भाई म्यूजिकल चेयर का गेम हमारे साथ खेलिए, तो जितनी जल्दी एक कम उम्र का आदमी उठ बैठ लेगा और डिसीजंस ले लेगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 आईज, आई अंग्रेजी का अक्षर, पहला अक्षर है इमोबिलिटी। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, आदमी धीरे धीरे ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अब मैं ओल्ड हो गया हूं, अब मैं ज्यादा चलू फिरूंगा नहीं, अब मैं घर ही में रहूंगा। कोई फोन करता है तो कह देते हैं कि भाई आज मन नहीं है, आज मौसम खराब है, आज तबीयत खराब है, बाद में बात करेंगे। पहला आई हो गया। दूसरी आई हुआ इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, मल मूत्र रोकने की ताकत कई वृद्ध लोगों में कम होती जाती है, जिसका इलाज संभव है, पर उसको वो एजिंग का पार्ट बना लेते हैं और उसका इलाज सीख नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से भी वो लगभग होम बाउंड हो जाते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं कि भाई कहीं जाएंगे तो कैसे होगा। तीसरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि सही गलत को सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत सारे इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं। लोग पासवर्ड उनका पूछ लेते हैं, वो एटीएम मशीन पे खड़े हैं तो पीछे से उनका वो 4 डिजिट का अंक लोग कर लेते हैं, उनकी चोरी कर लेते हैं, उनका सोना चांदी चुरा लेते हैं। तो क्योंकि उनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, अब उनके अंदर वो चीज़ें डाउन हो रही हैं, तो उसका लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों के तहत यही कारण है कि बुजुर्ग व्यक्ति एक हेल्दी व्यक्ति से डिफरेंशिएट करता है। तब आपका जो सवाल था वो ये था कि एजिंग में बीमारियां कैसे डिफरेंशिएट होती हैं। तो यदि एक 25 साल के आदमी को पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो कहेंगे कि भाई इसको यूटीआई हो गया। अगर 80 साल के आदमी को पेशाब में इन्फेक्शन होगा तो हम कहेंगे एक बाऊजी जो 80 साल के हैं, जिनको 40 साल से डायबिटीज़ है, 30 साल से ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, प्रोस्टेट की शिकायत है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, वॉकर इस्तेमाल करते हैं, साल में 3 बार गिरते हैं, 2 बार उनका कूल्हा टूट चुका है, उनको इस बार पेशाब का इन्फेक्शन फिर हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अप्रोच विल एंटायरली चेंज, और जो ग्रेविटी है उस इन्फेक्शन की और मॉर्बिडिटी है वो बहुत सीवियर होगी। प्लस जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हर बॉडी की ऑर्गन में डीजेनरेशन होने लगता है। कि अगर मान लीजिए एक यंग आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी और हेल्थ के बीच में 1 फीट की जगह, ठीक, कितना भी आप उसको दबा लीजिए तो 6 इंच हो जाएगा, पर 6 इंच की जगह रहेगी। पर जो सीनियर सिटीजन है उसमें 1 ही इंच की जगह है, 1 इंच के ऊपर ही इज हेल्दी एंड 1 इंच पे ही इज अनहेल्दी। तो वेरी फाइन क्वेश्चन। तो अगर आपने विंडो पीरियड मिस कर दिया तो मुश्किल होगी। विंडो पीरियड मिस कैसे होता है? मिस इस वजह से होता है क्योंकि वृद्ध लोगों में एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है।
इसका मतलब है कि अगर उनको पेशाब, इनको अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा तो अस्पताल आएंगे तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब बार बार जाना पड़ा, रात से 7 बार पेशाब चले गए, तो आपका सारा ध्यान चला जाएगा कि भाई जरूर यूटीआई हुआ होगा, अल्ट्रासाउंड कराओ, यूरिन कल्चर भेजो, ये भेजो, वो भेजो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वृद्ध लोगों में एक वीक लिंक थ्योरी चलती है, वीक लिंक चेन थ्योरी। इसका मतलब जो चेन जैसे आप पहने इसको खींचेंगे तो जहां से खींच रहे हैं तो वहां से कभी भी नहीं टूटेगी, जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वो टूटेगी। तो अगर एक व्यक्ति में समझिए वो डिप्रेशन के मरीज हैं तो उनको अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा तो सबसे पहले उनमें साइकोटिक सिम्टम्स आने लगेंगे, वो चिड़चिड़ाने लगेंगे, एंशियस होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी वीकेस्ट लिंक है। साइमल्टेनियसली अगर वीक लिंक यूटीआई है, अगर वीक लिंक हार्ट है, तो इस तरीके से तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो वी हैव टू सी द ओल्ड मैन थ्रू दी होल, नॉट थ्रू दी होल। इसका मतलब है कि अगर हम एक हाथी को देख रहे हैं तो सामने से सूंड दिखेगी, पीछे से दुम दिखेगी और साइड से कान दिखेगा। तो अगर हम दूरबीन के थ्रू देखेंगे तो कहेंगे सूंड देखी या दुम देखी, उससे बूढ़े आदमी का इलाज नहीं हो पाएगा। आपको परिक्रमा करके चारों तरफ जब आप घूम लेंगे तो यू हैव टू सी हिम ऑन दी होल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब देखा आपने तभी होगा। तीसरी चीज वृद्धों में जो चिंता का विषय है वो है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि जब हम एक्टिव होते हैं, नौकरी में होते हैं और हमारे पास संसाधन कम नहीं होते हैं तो हम बहुत सारे डॉक्टर को एक साथ दिखा लेते हैं कि आंख वाले डॉक्टर साहब के पास चले गए, पेट वाले डॉक्टर साहब के पास चले गए, ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब के पास चले गए। अब सब डॉक्टर आपको देखते हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो बुजुर्ग हैं, जरूर हड्डी कमजोर होगी, लाओ एक कैल्शियम लिख दें। गैस जरूर बनती होगी, लाओ एक ओमेस की गोली या पैंडी की गोली लिख दें। बी कॉम्प्लेक्स भी दे देना चाहिए इनको, विटामिन डी लाओ जरूर दे दें। बिल्कुल यही हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि 6 स्पेशलिस्ट तो उन्होंने अपनी मूल दवा तो जरूर लिखी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने डायबिटीज की, हार्ट वालों ने ब्लड प्रेशर की, पार्किंसन वालों ने अपनी, साथ में इतनी सारी दवाएं और लिख दी। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लू बैग सिंड्रोम। यानी कि अगर कभी तो एज अ जीरियाट्रिशियन हमारा काम है कि हम समय दें, हिस्ट्री लें और मरीज से कहें कि माता जी अपनी दवा का नीला डब्बा लेके मेरे पास आइए और विधिवत लिखें कि क्या जरूरी दवाएं हैं, क्या गैर जरूरी दवाएं हैं और कौन सी दवा डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट में वो सेवन कर रही हैं, और उसको तुरंत डी प्रिस्क्राइब करें और पर्चे पे लिखें कि क्यों आप उस दवा को डी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने विस्तार से बताया कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा का, तो आप एक पंच लाइन के रूप में क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो हमारे वृद्धजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो रिटायरमेंट के बाद, जैसे 60 के बाद की उम्र होती है, तो अपने आहार विहार में, कुछ व्यायाम में, टहलने में और नींद वगैरह के प्रबंधन में कुछ मोटी मोटी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिन जो गलतियां लोग करते हैं प्राय, जो नहीं करनी चाहिए स्वास्थ्य के हित में, वो आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, पहला सुझाव ये है कि जब तक हो सके फिजिकली एक्टिव रहें। जब आपने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी तो आपकी मांसपेशियों में और मसल्स में सार्कोपीनिया नामक बीमारी होने लगेगी। सार्कोपीनिया का मतलब है कि लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम एंड लॉस ऑफ मसल मास। आप किसी बुजुर्ग आदमी से कहें कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए कपड़े उतार के, तो आपको दिखेगा कि उनके हाथ पैर बहुत दुबले पतले हो गए हैं शरीर की अपेक्षा में। इसको सार्कोपीनिया कहते हैं। ये जैसे ही होता है तो फ्रेलिटी आती है। फ्रेलिटी आती है तो आप बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते तो आप फॉल होता है, फॉल होता है तो आप बेड रिडन हो जाते हैं। जब बेड रिडन हो जाते हैं तो कैथेटर पड़ जाता है, जब कैथेटर पड़ जाता है खा नहीं पाते तो नाक की नली पड़ जाती है, और इस तरीके से फिर बेड रिडन होने के मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, प्रेशर सोर्स बनने लगते हैं, बेड सोर्स बनने लगते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने लगती है, कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये सब चीज़ों की जननी वहीं से शुरू हुई जहाँ से हम बेड रिडन हो गए। इसका मतलब है कि जब तक हो सके अपनी एक्सरसाइज, दिनचर्या, 45 मिनट की वॉकिंग, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन की डेफिनेशन ये है कि वृद्धावस्था में बड़ी मील्स नहीं लेनी चाहिए, स्मॉलर मील्स 2 आवरली। रेगुलर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की जगह 2-2 घंटे की 5 या 6 मील्स में आपको खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? घी, तेल, तला भुना, मिर्च, मसाला, अचार, पापड़, चटनी मना है। क्या खाएंगे? लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, मेथी, बथुआ, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, ड्राई फ्रूट्स, ये आपका मेजर आहार होना चाहिए। थोड़ा खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें, प्लस अकेलेपन से बचें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाएं,
पार्क में निकलें, लोगों से मिलें। जो आपके अंदर एजुकेशन है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, उसको समाज को वापस देने की कोशिश करें कि आपने समाज को बिल्ड किया, आपने देश को बिल्ड किया, आपका बहुत योगदान है टैक्स दे करके। जो चीज़ें आज हम देख पा रहे हैं वो आपने 40 साल 50 साल देश को स्ट्रेंथन किया है। सरकारी वृद्धाश्रमों को, डेस्टिट्यूट केयर होम्स को, सरकारी स्कूलों में, संस्थाओं में, स्लम्स में जाके किसी भी तरीके से वीक में 2 दिन अगर आप कुछ अपनी सेवाएं देंगे तो आपको अपनी लाइफ पर्पसफुल लगेगी। और जब लाइफ में पर्पस होता है जीने का, जब 4 आदमी आपको पूछते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाती है और बहुत बेटर हो जाती है। इस तरीके से हमें लगता है कि अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें तो लाइफ बेहतर चलेगी। बहुत अच्छा आपने बताया ये। और दूसरी बात ये, जो अवसाद और चिंता की जो बातें आती हैं, इनकी जो है पहचान कैसे की जाए? जैसे किसी वृद्ध नागरिक, बड़ा आसान है। हम लोगों को डिप्रेशन या अवसाद को चेक करने के लिए डिप्रेशन का स्कोर होता है। उसमें हम मरीज से सिंपल से 4-5 सवाल पूछते हैं और कहते हैं बाबूजी इसका सवाल हाँ या ना में दीजिएगा। पहला सवाल, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हाँ या ना। क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप असहाय हैं? क्या आपको जीने की इच्छा है? आपकी याददाश्त में कोई कमी तो नहीं आ रही है? क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बाकी लोग आपसे बेहतर जीवन जी रहे हैं? इन 4-5 चीज़ों में अगर हर चीज़ का आदमी जवाब देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी याददाश्त बिल्कुल साथ नहीं देती है, मेरे घर वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीवियरली डिप्रेस्ड है। और अगर आदमी हर चीज़ में कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब वो डिप्रेस्ड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ओल्ड एज की होती है इंसोम्निया, नींद ना आना जी। फिर क्या समस्या होती है कि नींद नहीं आई, आपने अपने चिकित्सक से कहा तो चिकित्सक ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम नींद की गोली दे देते हैं। अब उन्होंने आपको नींद की गोली दे दी। अब आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो प्रोस्टेट की शिकायत है, आप तो रात में 4 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, आप में पेशाब के 3 लक्षण हैं। अर्जेंसी जब लगी तो लगी, फ्रीक्वेंसी बार बार जाना है, इनकॉन्टिनेंस अगर नहीं गए तो निकल जाएगी। तो अब रात को नींद की दवा से हम आपको सुला रहे हैं और 5 बार पेशाब के लिए उठा रहे हैं। तो आप सोचे, कल्पना करें कि भाई 8 घंटे की नींद में अगर हम 4 बार उठ गए तो इसका मतलब हर 2-2 घंटे पे उठ रहे हैं। तो फिर नींद की दवा से फॉल का रिस्क बहुत बढ़ा लिया। दूसरी चीज, एक समस्या आती है ओल्ड एज में, मैं आपके मन से बताना चाहूंगा कि प्रायः जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हमारी शुगर लो हो जाती और बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कभी नहीं भी होती उसी दवा पे। ऐसा क्यों होता? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि डायबिटीज का मतलब है नो फास्ट नो फीस्ट। हम ना तो व्रत रख सकते हैं और ना दावा तोड़ा सकते हैं। हमारी जो दवा हमारे डॉक्टर ने सेट की है वो हमारे और डॉक्टर के बीच में 10 मीटिंग हुई हैं, सालों लगे हैं, और हमारी दिनचर्या, स्टाइल, खाना पीने के हिसाब से उन्होंने हमारा सेट कर दिया मामला कि फास्टिंग पी के साथ। अब अगर मान लीजिए हम एक दिन जाके डबल खाना खा जाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, या एक दिन व्रत कर लेंगे तो शुगर कम हो जाएगी। तो शुगर की दवा इसीलिए दिन में 1 या 2 बार खाई जाती है कि उसकी हाफ लाइफ 12 घंटे की होती है, इसीलिए उसको 2 बार खाना पड़ता है। तो अगर हम कभी व्रत रख रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि शुगर की दवा उस दिन स्किप करनी है, नहीं खानी है। और अगर किसी दिन हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो हमको अपने डॉक्टर से पूछ के दवा की कुछ खुराक बढ़ा लेनी चाहिए जिससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़े ना। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी का कॉज है। जरा सी ब्लड प्रेशर की 1 रुपए की गोली आती है, अगर हमने मिस कर दी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या कंसिक्वेंस हो सकता है? ब्रेन की नस फट जाएगी, हमें पैरालिसिस हो जाएगी और हम बचा हुआ अपना जीवन 10, 15, 20 साल का जीवन बेडरिडन अवस्था में बिताएंगे। ये पूरी तरीके से बच सकता था अगर हम सिर्फ एक 1000 रुपए की ब्लड प्रेशर की मशीन खरीदते और हफ्ते में 2 बार बीपी नापते। अगर बढ़ा निकलता तो डॉक्टर से पूछ के 1 रुपए की एक गोली अगर रोज खाते रहते तो इतनी बड़ी डिसेबिलिटी बर्डन से बच सकते थे। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने बहुत ही उपयोगी बातें हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बताई है, और जितनी बातें आपने बताई इसमें सभी आयाम जो हैं स्वास्थ्य के वो सब आ जाते हैं, और इनको सुन के, इनका पालन करके हमारे वरिष्ठ नागरिक जन निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर
सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।